गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। तो सोचिए कि आप एक जासूस है और एक कंपनी एक रहस्य की तरह है। आपको ये पता लगाना है कि ये कंपनी बाहर से जितनी अच्छी दिखती है अंदर से भी उतनी मजबूत है या नहीं। आपके सुराग है नंबर्स। हाँ, बैलेंस शीट में छिपे कुछ नंबर्स। आज हम इन्हीं सुरागों को, इन्हीं नंबर्स को डिकोड करना सीखेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो कुछ खास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में बताते हैं। तो आज का मिशन है, मतलब इन जटिल लगने वाले वित्तीय शब्दों को समझना। बिल्कुल। और ये देखना कि ये मिलकर किसी कंपनी की असली कहानी कैसे बताते हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक तरह से कंपनी की सेहत का एक्सरे है। बिल्कुल सही कहा। इसे ऐसे समझिए कि ये जो रेशियोज हैं ये अलग अलग पावर के चश्मों की तरह हैं। अच्छा। कोई चश्मा आपको दूर की चीजें साफ दिखाता है, कोई नजदीक की। वैसे ही हर रेशियो आपको कंपनी की परफॉर्मेंस की एक अलग एक यूनिक तस्वीर दिखाता है। तो एक अकेले रेशियो से काम नहीं चलेगा? नहीं, एक अकेला रेशियो आपको गुमराह कर सकता है, लेकिन जब आप इन सबको एक साथ देखते हैं तो पूरी कहानी साफ हो जाती है। ठीक है, तो जासूसी शुरू करते हैं। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले उस लेंस से देखते हैं जो हमें सबसे बड़ी तस्वीर दिखाता है। जी। पहला सुराग है रिटर्न ऑन एसेट्स, यानी आरओए। आसान भाषा में ये हमें क्या बताता है? आसान भाषा में आरओए बस एक सवाल पूछता है, कंपनी के पास जितनी भी संपत्ति है, उसकी फैक्ट्री, मशीनें, कैश, उस हर एक रुपए की संपत्ति पर वो कितना मुनाफा कमा रही है। ओके। ये कंपनी के कामकाज की कुशलता का, मतलब उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी का सबसे बुनियादी टेस्ट है। और इसका फॉर्मूला वो भी सीधा ही होगा? हाँ, बिल्कुल सीधा है। आरओए मतलब नेट प्रॉफिट को आप टोटल एसेट्स से डिवाइड करें और फिर 100 से गुणा कर दें। शुद्ध लाभ डिवाइडेड बाय कुल संपत्ति गुणा 100। जी। अगर किसी कंपनी का आरओए 15% है तो इसका मतलब हुआ कि वो अपनी संपत्ति के हर 100 रुपए पर 15 रुपए का नेट प्रॉफिट कमा रही है। तो एक हाई आरओए का मतलब है कि मैनेजमेंट अपनी संपत्ति का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात यह है कि आरओए को अकेले नहीं देखना चाहिए। अच्छा। अलग अलग इंडस्ट्रीज का अच्छा आरओए बहुत अलग होता है। जैसे एक सॉफ्टवेयर कंपनी जिसे बस कुछ कंप्यूटर और एक ऑफिस चाहिए, उसका आरओए, हाँ, वो तो बहुत ज्यादा होगा। हाँ, वो एक स्टील प्लांट बनाने वाली कंपनी से कहीं ज्यादा हो सकता है, जैसे हजारों करोड़ की मशीनरी और जमीन चाहिए। तो तुलना हमेशा सेब की सेब से होनी चाहिए। एकदम सही। आरओए को हमेशा उसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों से कंपेयर करना चाहिए, ये देखने के लिए कि क्या ये कंपनी अपने साथियों से बेहतर काम कर रही है या नहीं। अच्छा, तो ये तो हुई कंपनी की अपनी संपत्ति की बात। लेकिन बिजनेस में तो सिर्फ अपनी संपत्ति नहीं बल्कि उधार का पैसा भी लगा होता है। उस पूरे निवेश का क्या? बहुत अच्छा सवाल है। क्या उस पर मिलने वाले रिटर्न को नापने का भी कोई तरीका है? और यही हमें हमारे अगले सुराग पर ले जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी आरओआई। जहां आरओआई सिर्फ एसेट्स पर फोकस करता है, आरओआई का दायरा बड़ा है।
ये बिजनेस में लगे कुल पैसे पर रिटर्न को देखता है, चाहे वो मालिक का हो या उधार लिया हुआ। और इसका फॉर्मूला है ROI इज इक्वल्स टू शुद्ध लाभ भागे कुल निवेश गुणा 100। तो इन दोनों में मुख्य फर्क क्या हुआ? सुनने में तो ये काफी एक जैसे लगते हैं, ROA ROI। फर्क है नजरिए का। देखिए, ROI एक मैनेजर के नजरिए से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो देखना चाहता है कि फैक्ट्री की मशीनें ठीक से काम कर रही हैं या नहीं। लेकिन ROI एक निवेशक के नजरिए से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो ये जानना चाहता है कि मैंने जो कुल पैसा इस बिजनेस में लगाया है उस पर मुझे आखिर मिल क्या रहा है। समझ गई। तो ROA एफिशिएंसी की कहानी बताता है और ROI ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की। ठीक है, तो ROI और ROI हमें कंपनी की ऑपरेशनल हेल्थ की एक बड़ी तस्वीर देते हैं। यहाँ से ये और भी दिलचस्प हो जाता है जी। अब जरा और गहराई में उतरते हैं। मान लीजिए हम ये जानना चाहते हैं कि कंपनी लंबे समय के लिए कितनी मजबूत है, तब कौन सा रेशियो काम आएगा? तब हम एक बहुत ही पावरफुल रेशियो का इस्तेमाल करते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE। ROCE? ये रेशियो खास तौर पर यह देखता है कि एक कंपनी अपने लॉन्ग टर्म फंड्स का कितनी कुशलता से इस्तेमाल कर रही है। मतलब वो पैसा जो मालिकों और कर्ज देने वालों ने लंबे समय के लिए बिजनेस में लगाया है। कैपिटल एम्प्लॉयड, ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बिजनेस में लगी कुल लॉन्ग टर्म पूंजी। इसे निकालने के लिए हम शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और जो लॉन्ग टर्म कर्ज हैं उन सबको जोड़ लेते हैं। ओके। ये वो पैसा है जिस पर कंपनी को लंबे समय तक रिटर्न कमाना है। और ROCE का फॉर्मूला है ROCE इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लाभ डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। एक मिनट, यहाँ आपने नेट प्रॉफिट की जगह ऑपरेटिंग लाभ का इस्तेमाल किया, ऐसा क्यों? नेट प्रॉफिट तो आखिरी प्रॉफिट होता है, वो ही ज्यादा जरूरी नहीं है? यही इस रेशियो की खूबसूरती है। ये एक शानदार सवाल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो लाभ होता है जो कर्ज पर ब्याज और सरकार को टैक्स चुकाने से पहले कमाया जाता है। पहले? हाँ, ROCE जानबूझकर इन दोनों चीजों को नजरअंदाज करता है। लेकिन क्यों? ब्याज और टैक्स तो असली खर्चे हैं। क्योंकि ROCE ये जानना चाहता है कि कंपनी का कोर बिजनेस यानी उसका मुख्य धंधा, जैसे जूते बनाना या सॉफ्टवेयर बेचना, वो खुद कितना मजबूत है। अच्छा। देखिए, ब्याज इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनी ने कितना कर्ज लिया है और टैक्स सरकार की नीतियों पर। ROCE इन बाहरी फैक्टर्स को हटाकर सिर्फ बिजनेस की अंदरूनी ताकत को मापता है। वाह। अगर किसी कंपनी का ROCE ज्यादा है तो इसका मतलब है कि उसका असासी बिजनेस मॉडल बहुत मजबूत है, भले ही उस पर कर्ज ज्यादा हो या टैक्स। वाह। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का इस्तेमाल करने से हमें पता चलता है कि कंपनी का कोर बिजनेस कितना मजबूत है, इससे पहले कि बैंक और सरकार अपना हिस्सा ले जाएं। ये तो सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। बिल्कुल। यह हमें बताता है कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंस को अपने मुख्य ऑपरेशन से लाभ कमाने में कितनी प्रभावी है। ठीक है, तो हमने कंपनी को 3 अलग अलग चश्मों से देखा। उसकी संपत्ति ROA, उसका कुल निवेश ROI और उसकी लॉन्ग टर्म पूंजी ROCE। हाँ। अब उस चश्मे की बात करते हैं जो शायद सबसे जरूरी है, मालिक का चश्मा। हाँ। यानी वो रेशियोज जो सीधे सीधे शेयर होल्डर्स के लिए मायने रखते हैं। जी। अब हम उस हिस्से पर आ रहे हैं जहां एक निवेशक की नजर सबसे पहले जाती है। यहां हम 3 मिलते जुलते रेशियोज की बात करेंगे। पहला है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स। नाम से ही साफ है। हाँ, जैसा कि नाम से ही साफ है, ये सीधे सीधे मालिकों के पैसे पर मिलने वाले रिटर्न को मापता है। तो इसका फॉर्मूला होगा ब्याज और टैक्स के बाद का शुद्ध लाभ, जिसे शेयर होल्डर्स के फंड से डिवाइड किया जाए, है ना? एकदम सही। और इसी से मिलता जुलता एक और बहुत पॉपुलर रेशो है, रिटर्न ऑन इक्विटी या ROE। ROE इसका फॉर्मूला भी लगभग वही है। ROE इज इक्वल टू टैक्स के बाद शुद्ध लाभ भागे इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स इनटू 100। रुकिए, ये सुनने में तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स और रिटर्न ऑन इक्विटी। क्या असल में कोई निवेशक इन दोनों में फर्क करता है या ये सिर्फ एक किताबी बात है? देखिए, प्रैक्टिकल तौर पर ज्यादातर निवेशक इन दोनों को एक ही चीज मानते हैं। दोनों का मकसद एक ही सवाल का जवाब देना है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है, सब खर्चे, ब्याज और टैक्स चुकाने के बाद हम मालिकों के लगाए हर 100 रुपए पर कंपनी कितना कमा रही है। ये किसी भी निवेशक के लिए सबसे जरूरी मैट्रिक्स में से एक है। ये उनका असली टेक होम रिटर्न है। तो ये वो नंबर है जो बताता है कि मालिकों का पैसा उनके लिए कितनी मेहनत कर रहा है। लेकिन यहाँ पर
एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। पूछिए। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी कंपनी का ROA मतलब रिटर्न ऑन एसेट्स कम हो, लेकिन उसका ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज्यादा हो? नेहा ने अपने कैफे में अपनी सारी बचत यानी 10 लाख रुपए लगा दिए, कोई कर्ज नहीं लिया। ओके। रोहन ने अपनी बचत के 5 लाख रुपए लगाए और 5 लाख रुपए बैंक से लोन लिया, तो दोनों के कैफे में कुल 10-10 लाख रुपए लगे हैं। अब मान लीजिए साल के अंत में दोनों के कैफे 1-1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं। यानी दोनों का बिजनेस बराबर चला। हाँ, बिजनेस बराबर चला। अब नेहा का ROE क्या होगा? उसने 10 लाख लगाकर 1 लाख कमाए, तो उसका ROE हुआ 10%। 10%। लेकिन रोहन का ROE क्या होगा? उसने अपनी जेब से सिर्फ 5 लाख लगाए थे और उस पर 1 लाख कमाए, तो उसका ROE हुआ 20%। अरे वाह, ये तो कमाल है। मतलब बिजनेस एक जैसा होने के बावजूद रोहन ने अपने पैसे पर 2 गुना रिटर्न कमाया। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कर्ज लिया था। इसी को कहते हैं फाइनेंशियल लेवरेज का जादू। लेवरेज? जी, जब कोई कंपनी कर्ज का सही इस्तेमाल करके अपने शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न बढ़ाती है, तो उसका ROE उसके ROA से कहीं ज्यादा हो जाता है। लेकिन इसमें खतरा भी तो होगा। बिल्कुल, ये दोधारी तलवार है। अगर बिजनेस नहीं चला तो रोहन को प्रॉफिट ना होने पर भी बैंक का ब्याज चुकाना पड़ेगा, जबकि नेहा को ऐसी कोई टेंशन नहीं है। अच्छा। इसलिए जब भी किसी कंपनी का ROE उसके ROA से बहुत ज्यादा दिखे, तो एक जासूस की तरह ये जरूर देखें कि कहीं कंपनी ने बहुत ज्यादा कर्ज तो नहीं ले रखा। ये एक शानदार इंसाइट है। तो अब हमारे पास मालिकों के नजरिए से एक और रेशियो बचा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ। ये बाकी दोनों से कैसे अलग है? रिटर्न ऑन नेटवर्थ एक कदम और आगे जाकर चीजों को और ज्यादा यथार्थवादी बनाता है। इसका फॉर्मूला है रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज इक्वल्स टू टैक्स के बाद शुद्ध लाभ भागे नेटवर्थ मल्टीप्लाइड बाय 100। और यहाँ नेटवर्थ का मतलब? यहाँ नेटवर्थ निकालने का तरीका थोड़ा अलग है। नेटवर्थ होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स संचित हानियां, मतलब एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अच्छा, इसमें संचित हानियां यानी पिछले सालों के नुकसान को घटाया जाता है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये मालिकों की हिस्सेदारी की सबसे सच्ची तस्वीर देता है। ये सिर्फ ये नहीं देखता कि आज कितना पैसा लगा है, बल्कि ये भी हिसाब रखता है कि समय के साथ उस पैसे का क्या हुआ है। मान लीजिए किसी कंपनी ने शुरू के 5 साल लगातार नुकसान उठाया। वो नुकसान कहीं गया नहीं है, वो बैलेंस शीट में जमा होता रहता है। ओके। रिटर्न ऑन नेटवर्थ उस पुराने नुकसान को भी ध्यान में रखता है। ये कंपनी की वास्तविक मौजूदा नेटवर्थ पर उसकी कमाई की क्षमता को दिखाता है। तो ये सबसे कंजर्वेटिव माप हुआ। हाँ, ये मालिक के नजरिए से सबसे कंजर्वेटिव और यथार्थवादी माप है। ये बताता है कि कंपनी अपने पिछले गड्ढों को भरकर अब कैसा प्रदर्शन कर रही है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने 6 अलग अलग चश्मों से कंपनी को देखा। अगर हम अपनी जासूसी को समेटें तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि ये रेशियोज एक कहानी कहते हैं। ROA और ROI ने हमें कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बड़ी तस्वीर दिखाई। हाँ। ROCE ने हमें उसके कोर बिजनेस की ताकत को देखने का लेंस दिया, बाहरी फैक्टर्स को हटाकर। बिल्कुल। और फिर आखिरी 3 रेशियोज, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स, ROE और रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ने हमें सीधे मालिक की कुर्सी पर बिठा दिया। जहां से हमने देखा कि कर्ज का इस्तेमाल कैसे रिटर्न को बढ़ा सकता है और कैसे पिछले प्रदर्शन को ध्यान में रखना जरूरी है। एकदम सही। बिल्कुल। ये सिर्फ 6 अलग अलग नंबर्स नहीं है, बल्कि एक पूरी डायग्नोस्टिक किट है। एक अच्छा डॉक्टर सिर्फ एक रिपोर्ट देकर फैसला नहीं लेता, वो सारी रिपोर्ट्स को मिलाकर देखता है। हाँ, वैसे ही एक अच्छा निवेशक इन सारे रेशियोज को एक साथ देखता है। और जो अंतिम अंतर्दृष्टि मैं जोड़ना चाहूंगा वो ये है कि असली ताकत इन रेशियोज की एक दूसरे से तुलना करने में है और समय के साथ इनके ट्रेंड को देखने में है। अच्छा, ट्रेंड्स। जी, आज एक कंपनी का ROE 25% हो सकता है, जो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर पिछले 5 सालों से ये 40% से गिरकर 25% पर आया है तो ये एक चेतावनी का संकेत है। सही बात है। वहीं एक कंपनी का ROE आज सिर्फ 15% हो सकता है, लेकिन अगर वो पिछले 5 सालों में 5% से बढ़कर 15% तक पहुंचा है तो ये एक मजबूत सुधार का संकेत है। एक अकेली संख्या एक तस्वीर है, लेकिन उनका ट्रेंड और उनकी तुलना ही पूरी फिल्म है। ये एक बेहतरीन पॉइंट है। इससे हमें केवल ये नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है, बल्कि ये भी पता चलता है कि क्यों हो रहा है और बिजनेस किस दिशा में जा रहा है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा समाप्त करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। आज हमने कर्ज यानी लेवरेज की 2 धारी तलवार के बारे में बात की कि कैसे वो शेयर होल्डर के रिटर्न को बढ़ा सकता है, लेकिन खतरा भी बढ़ाता है।
तो सोचिए, अगर आपको किसी अनजान कंपनी में निवेश करने से पहले सिर्फ एक ही रेशियो देखने की इजाजत हो, तो आप कौन सा चुनेंगे? आरओए, जो कंपनी की संपत्ति के इस्तेमाल की सच्ची तस्वीर दिखाता है, या आरओई, जो कर्ज के प्रभाव को शामिल करके शेयर होल्डर का बढ़ा हुआ रिटर्न दिखाता है? आपका चुनाव उस कंपनी और आपके खुद के रिस्क लेने के अंदाज के बारे में क्या बताएगा? इस पर जरूर सोचिएगा।